अच्छा जी, तो आप लोगों का जो फाइनल का पेपर का कोर्स है वो है हमारे पास डीबीए फंडामेंटल्स 2 की बुक जो हमारे पास है। डीबीए फंडामेंटल 2 की जो बुक है उसमें जो चैप्टर्स हम लोगों ने शामिल किए वो हैं तीसरा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 10वां, 12वां, 14वां और 18वां, ये चैप्टर हम लोगों ने शामिल किए हैं। इसके अलावा 2 लेक्चर्स हैं जो हमारे ट्यूनिंग एंड परफॉर्मेंस के ऊपर हैं। उसमें मैंने मल्टीपल चैप्टर्स में से थोड़े थोड़े से टॉपिक आपको पढ़ाए थे, वो आपने देख लेने हैं। 40 मार्क्स का पेपर, आप 40 क्वेश्चंस का आपका पेपर होगा जो ऑब्जेक्टिव होंगे, और 1 घंटे का आपके पास टाइम होगा। पेपर होपफुली बहुत मुश्किल नहीं होगा, आप लोगों ने उसकी अच्छी तरह प्रिपरेशन करनी है, तो मेरा ख्याल है कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी आप लोगों को। ठीक हो गया जी। जो क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं इससे रिलेटेड, कोर्स से मुतलिक और बाकी चीज़ों के मुतलिक, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज हमने ऐसे टॉपिक कोई डिस्कस नहीं करना। सर चैप्टर सर बता दें। जी जी। सर चैप्टर्स दोबारा बता दें कौन कौन से हैं। यार इसकी रिकॉर्डिंग सुन लेना, ये कितना अच्छा सवाल तुमने किया, जवाब कितने तुम ज़हीन हो। सर कोर्स से रिलेटेड आपने पूछा, मैंने इसलिए पूछा। तो वो तो मैंने आपको बता दिए, वो तो आप सुन सकते हो सारे के सारे दोबारा। कोई ठीक टेक्निकल है, बात पूछो यार। ठीक है सर, थैंक यू सर। तुम्हारी इस बात के बाद मुझे अंदाजा हुआ है कि मुझे एक छोटा सा टॉपिक और तुम्हें बताना था, वो मैं बता दूं तुम लोगों को जरा। अच्छा जी, एक छोटा सा है, मुझे ये टॉपिक इसलिए आपको बताने में मैं एकदम इंटरेस्टेड हो गया हूँ कि अच्छे ज़मानों में जब मैंने इंटरव्यूज़ दिए थे ना, तो इंटरव्यूज़ के अंदर ये पूछ लिया जाता है। सो ये पढ़ना भी आपने कहीं और नहीं है, तो एक दफ़ा मैं आपको पढ़ा दूँ, और आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं तो ये समझना आपको बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो इस वजह से ये वाला एक छोटा सा टॉपिक है, ये एक स्लाइड ही हमने पढ़नी है, वो भी ज़रा देख लें। अच्छा जी, ये हमारे पास एक एल्गोरिदम है जो काम करता है, और वो काम ऐसे करता है कि हमारे पास SGS सिस्टम ग्लोबल एरिया जो होता है, यहाँ पे जो मेमोरी पड़ी होती है ये तमाम यूजर्स के लिए एक्सेसिबल होती है। अब टाइम शेयरिंग क्या होती है, पहले तो मुझे ये बताएं। ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग पढ़ रहे हैं, कोई बताएगा मुझे? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? सर एक ही टाइम में जो है डिफरेंट यूजर्स के दरमियान जो सीपीयू अपना टाइम डिवाइड कर रहा था उसको टाइम शेयरिंग कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, कि हमारे पास हमें लगता है बहुत सारे काम पैरेलल हो रहे हैं, कि मैं यहाँ पे मीटिंग भी कर रहा हूँ, बैक एंड पे मैंने एक वर्ड का डॉक्यूमेंट भी रखा हुआ है, 2-3 चीज़ें और भी चल रही हैं, लेकिन टेक्निकली ये पैरेलल नहीं चल रही होती है, 1 बाय 1 चल रही होती है, इनमें टाइम शेयरिंग होती है। एक लाइन में सारे काम लगे होते हैं और उनको हम कोई आधा सेकंड देते हैं और वो उधर प्रोसेस हो जाता है, फिर अगले को आधा सेकंड मिलता है, और आधा सेकंड प्रोसेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा टाइम है, उसमें वो बहुत सारी प्रोसेसिंग कर लेता है, तो हम इसको टाइम शेयरिंग बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास सिचुएशन है, इसमें हमारे पास डेटाबेस के हवाले से अगर मैं बात करूं, ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से बात करूं, तो सबसे जो प्रॉब्लम वाली बात बताऊं हमारे पास क्या होती है, कि 5 काम है प्रोसेस, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4, टास्क 5। टास्क 1 की बारी होगी, 2 की बारी होगी, जब टास्क 3 की बारी आई तो उसे कौन सा डाटा आइटम SGA में से पड़ा था वो किसी और ने उसके ऊपर लॉक लगाया हुआ। अगर वो किसी और ने उसके ऊपर लॉक लगाया हुआ है तो ट्रांजैक्शन 3 जो है वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकेगी और उसका टाइम ज़ाया हो जाएगा, वो अपनी स्लॉट छोड़ देगी और ट्रांजैक्शन टास्क 4 की बारी आ जाएगी। टास्क 4 अपना काम करेगा, टास्क 5 करेगा, और दोबारा जब कभी टास्क 3 की बारी आएगी तो वो दोबारा ट्राई करेगा कि उसको उसका रिक्वायर्ड लॉक मिल जाए, जिसको वो इस्तेमाल करते हुए, जिस डेटा आइटम को वो इस्तेमाल करते हुए परफॉर्म करना चाह रहे हैं कोई एक्शन, वो एक्शन परफॉर्म कर ले। डेटाबेस में सबसे ज्यादा आपके सिस्टम को जो स्लो करता है वो ये वाला है कि जब मेरी बारी आए और मेरे पास रिक्वायर्ड रिसोर्सेज मौजूद ना हो
और मुझे अपनी बारी छोड़ के किसी और को देनी पड़े। इसको कॉन्टेक्स्ट स्विच बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट स्विच। टास्क 1 की बारी आएगी, टास्क 1 अपना काम पूरा करेगा, उसके पास टास्क 2 की बारी आएगी, तो ये T1 से T2 के पास जो प्रोसेसर का टाइम गया है, इसे कॉन्टेक्स्ट स्विच बोलते हैं। क्या ये बात समझ आती है हमें? यस सर। ये जो कॉन्टेक्स्ट स्विच हमारे पास होता है, ये इंतहाई कॉस्टली काम है, हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी की ऐसी तैसी कर देता है। और दूसरा काम क्या है कि हमारे पास अगर हार्ड डिस्क चांदी है और यहाँ लोहा है, और रैम अगर हमारे पास चांदी है, तो ये हमारे पास सोना या हीरे ही है जो प्रोसेसर है। सबसे ज़्यादा कीमती रिसोर्स कौन सा है? वो प्रोसेसर है। इसका टाइम अगर यूटिलाइज हम करें और इस्तेमाल करें और उसे प्रॉपर यूटिलाइज ना करें, तो इससे हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी में बड़ा फ़र्क पड़ता है। और हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इंतहाई महंगा रिसोर्स है हमारे पास। हमें किसी भी सूरत में कॉन्टेक्स्ट स्विच को अवॉइड करना है। जब तक हम अपना काम ना कर लें, हमें कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं करना। अगर हमारी बारी आ जाए, ये इसी तरह का तरीकाकार है कि आप बिल जमा करवाने के लिए लाइन में खड़े हो जाए, 15 लोगों के बाद आपकी बारी आए और आपको पता लगे कि आपके पास 500 रुपये कम है, आप बिल नहीं जमा करा सकते। आप फिर दोबारा घर जाएं, वो लेके आए और दोबारा लाइन में लग जाए, तो वह बहुत महंगा काम है और इसमें बहुत टाइम कंज्यूम लगेगा और ये बड़ा स्लो हो जाएगा। तो यही वाला काम इसी को हमको कॉन्टेक्स्ट स्विच बोलते हैं। ये बिल्कुल वही एग्जांपल है कि मैं बिल की लाइन में खड़ा रहूं, 2 घंटे बाद मेरी बारी है और मेरे पास पैसे ही पूरे ना हो, मुझे दोबारा घर जाना पड़े और मैं वापस आके फिर लाइन में लग जाऊं। तो यही काम है कॉन्टेक्स्ट स्विच का, कि आपके टास्क की बारी आ गई है, लेकिन जो सा रिसोर्स उसे चाहिए वो रिसोर्स वहां पे अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करें? आपको अपनी बारी छोड़नी पड़ेगी। हमने इस कॉन्टेक्स्ट स्विच को अवॉइड करना है। हमने क्या करना है? इस कॉन्टेक्स्ट स्विच को अवॉइड करना है। प्रॉब्लम समझ आ गई? पहले मुझे ये बताएं, प्रॉब्लम समझ आइए किसी को कि मैं दोबारा बोलूं? समझ आ गई है सर। तो ये कॉन्टेक्स्ट स्विच हमारे पास परफॉर्म होता है। हमने इस कॉन्टेक्स्ट स्विच के साथ लेकर इसको क्या करना होता है? चलना होता है। इसको अवॉइड करने के लिए जो एल्गोरिदम है, उसको हम स्पिन लॉक बोलते हैं। स्पिन लॉक बड़े मजे की बात करता है। स्पिन लॉक, आपने किसी स्पिनर को बॉलिंग करवाते देखा, उसका बॉलिंग एक्शन क्या होता है? अब्दुल कादिर के कभी किसी ने वीडियो देखी है? जो स्पिन कर, बहुत अच्छा स्पिनर था हमारा, क्या करता था वो बॉलिंग कराने से पहले? बात कर रहे हैं ऑफ स्पिनर। जी लेग स्पिन लेग करता स्पिनर था, या उसका बेटा कर रहा है। ठीक है, लेग स्पिन करता था। एक्शन में उससे क्या खास बात थी? उसके एक्शन में ये बात थी कि जब वो बॉल करने आता था तो वो यूं यूं बॉल को क्या करता रहता था? स्पिन करता रहता था। बॉल को क्या करता था? हाथ में पकड़ के पहले स्पिन करता रहता था और उसके बाद जाके वो क्या करता था? बॉल करता था। स्पिन लॉक भी यही कहता है। स्पिन लॉक कहते हैं कि अगर आपके कॉन्टेक्स्ट स्विच आप परफॉर्म करने से बचना है, आपकी बारी आ गई है, आपकी बारी आ गई है और आपको जगह नहीं मिल रही, आपका रिक्वायर्ड रिसोर्स जो है उसका लॉक आपके पास अवेलेबल नहीं है। डेटाबेस में वो मेमोरी एरिया जिस पे काम करना है, उसका लॉक, आपका जो है लॉक का नाम लैच है, लैच, LATCH, लैच। सो मैं वही काम कर सकता हूं जिस मेमोरी एरिया के लैचेस मेरे पास है। जिस मेमोरी एरिया के लैचेस मेरे पास नहीं, मैं उसके अलावा कोई और काम कर भी नहीं सकता। क्या ये बात समझ आ रही है मुझे? सो अगर मेमोरी एरिया ए और मेमोरी एरिया बी को मैंने ऐड करना है, तो मेरे पास मेमोरी एरिया ए का भी लैच होना चाहिए, मेमोरी एरिया बी का भी लैच होना चाहिए, तो फिर मैं ये परफॉर्म कर सकूंगा। लैच को मैं लॉक भी बोल सकता हूं। एक सेकेंड, जी। तो 2-3 बातें जो मैंने की है, मैं दोबारा आपको बताता हूं। मैंने कहा कि सबसे महंगा काम जो है वो कॉन्टेक्स्ट स्विच है।
हमने कॉन्टेक्स्ट स्विच को अवॉइड करना है। कॉन्टेक्स्ट स्विच को अवॉइड करने के लिए जो हमारे पास तरीकेकार आया है, मेथड आया है, उस मेथड का नाम है स्पिन लॉक। स्पिन लॉक का नाम ही हमने स्पिनर की टर्म से लिया है कि हम स्पिन करें। काम ये कैसे करेगा कि अगर मेरी बारी आ गई है और मुझे जोन जोन से लॉक्स या लैचेस रिक्वायर्ड थे वो अवेलेबल नहीं है, 5 अवेलेबल हैं, छठा लॉक मुझे यहाँ लैच अवेलेबल नहीं है, मुझे 6 मेमोरी एरिया चाहिए थे प्रोसेस के लिए, उनमें से 5 के लैचेस अवेलेबल हैं, एक कम है, तो मैं कहता हूँ कॉन्टेक्स्ट स्विच ना करो बल्कि स्पिन करो। स्पिन का क्या मतलब है? प्रोसेसर को 1 से 1000 तक गिनती गिनते, वो 1 मिली सेकेंड के अंदर 1 से 1000 तक गिनती गिनतेगा। इतनी 1 मिली सेकेंड के बाद दोबारा चेक करो लैच अवेलेबल है कि नहीं, फिर दोबारा प्रोसेसर को 1 से 1000 तक गिनती गिने, वो फिर मिली सेकेंड के अंदर गिन लेगा, गिन के वापस आएगा, उतनी देर में फिर चेक करो। वो कहते हैं 8 से 10 लैचेस के स्पिन के अंदर 8 से 10 दफा जब प्रोसेसर स्पिन करेगा तो इतनी देर में वो लैच अवेलेबल हो जाएगी और वो लैच आपको मिल जाएगी। स्पिन लॉक सिर्फ वहां काम करता है जहां मल्टी प्रोसेसर मशीन होती हैं, डुअल प्रोसेसर हो, क्वाड प्रोसेसर हो या इससे बड़ी मशीन हो। सिंगल प्रोसेसर मशीन के ऊपर ये वाला एल्गोरिदम काम नहीं करता, ये डुअल प्रोसेसर पे एटलीस्ट काम करेगा। क्यों? अगर मैं लैच के फ्री होने का वेट कर रहा हूं तो वो उसी केस में फ्री हो सकती है अगर कोई और प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट कर देगा और वो फ्री हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि आपने क्या करना है कि कॉन्टेक्स्ट स्विच परफॉर्म नहीं करना बल्कि प्रोसेसर को वेट करवाना है। प्रोसेसर को वेट करवाने का तरीकाकार क्या है? आप उसको कहें कि स्पिन करता रहे, बार बार गिनती गिने, जब तक वो स्पिन करता रहेगा। एक दफा गिनती को हम स्पिन कह रहे हैं, 2 स्पिन करे, 3 करे, 2 3 4 स्पिन के बाद इतनी देर में से वो वाला लैच जिसकी हमें जरूरत है वो फ्री हो जाएगा, वो हमें मिल जाएगा और बाकी रिमेनिंग टाइम के अंदर हम अपना काम एग्जीक्यूट करवा लेंगे। तो हमने कॉन्टेक्स्ट स्विच को अवॉइड कर लिया किस एल्गोरिदम की मदद से? स्पिन लॉक की मदद से। क्या आपको मेरी ये बात समझ आती? जी सर लैच को बेसिकली हम रिसोर्सेज का अवेलेबल कह रहे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। देखो कौन सा रिसोर्स किसको, मैंने आपको वो क्या नाम है रीड लॉक्स और राइट लॉक्स पढ़ाए थे डीबीए फंडामेंटल 1 में। तो मैंने लॉक को डिफाइन किया था, कौन सा यूजर किस टाइम कौन से डेटे पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, इसको मैं लॉक कहता हूँ। मैं कहता हूँ वो लॉक अक्वायर करने को एक इजाजतनामा है कि कौन सा यूजर कौन से डेटे को किस टाइम इस्तेमाल करेगा। ये इजाजतनामा जो है इसको लॉक भी बोलते हैं और लैच भी बोलते हैं। लैच का मतलब है वो परमिशन कि मैं इस डेटे को इस्तेमाल कर सकता हूँ। सो अगर मेरे पास जोन सा डाटा मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ उसके लैच अवेलेबल है तो उसका मतलब है वो डाटा मुझे एक्सेसिबल है, मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर उसके लैचेस अवेलेबल नहीं तो उसका मतलब है मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। लैच वो इजाजतनामा है जिससे मैं अपने डाटे को इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये बात समझ आती है हमें? जी सर। चले अब ये वाली स्लाइड भी देख लो यार जरा। इस स्लाइड में वो वही कुछ बता रहा है जो हम लोगों ने देख लिए। देखें अगर इसमें आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो मुझसे पूछें। सर अगर प्रोसेस बी को कोई लैच चाहिए और वो कहीं पे यूज हो रहा है किसी मसले की वजह से वो नहीं फ्री हो पा रहा, तो प्रोसेस बी क्या जब तक वो नहीं फ्री होता तब तक स्पिन करता रहेगा? कोई लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पिन्स हम करके उसको छोड़ देंगे प्रोसेस बी को? हाँ लिमिटेड अमाउंट पे हम करेंगे। हम फॉर एग्जांपल उसको करेंगे कि यार ये ना 10 दफा स्पिन करो, अगर 10 स्पिन में मिल जाता है तो ठीक है, वरना कॉन्टेक्स्ट स्विच को हम अवॉइड नहीं कर सकते। इस केस में कॉन्टेक्स्ट स्विच और भी महंगा है कि हमने टाइम भी ज़ाया किया है और हमारा काम भी नहीं हुआ। लेकिन वो कहता है 99% केसेस के अंदर जब हम स्पिन करवाएंगे 10 दफा तो उसमें हमें हमारा रिक्वायर्ड लैच अवेलेबल हो जाएगा। तो 1% काम ज़्यादा स्लो हो जाएगा लेकिन 99% काम एफिशिएंट हो जाएगा। तो नेट रिजल्ट हमारे पास बेहतर है इसका। सर ये तो एक किस्म की बिजी वेटिंग हो गई, तो ये हाँ ये भी तो नुकसान होती है। बिल्कुल। देखिए हमने छोटा नुकसान ले लेना है, बड़े नुकसान को अवॉइड कर लेना है। फ्री तो कुछ नहीं ना मिलना।
ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है, आपको ये ग्रैस्प करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे भी क्रिटिकल सेक्शन होते हैं, क्रिटिकल सेक्शन कैसे काम करते हैं आपको सारी डिटेल पता है, ठीक है। ये वाला भी है, ये क्वेश्चन मेरे से 2 दफ़ा बाय चांस पूछा गया और बड़ी पुरानी बात है, लेकिन क्योंकि ये पूछा गया तो मैंने कहा ये इन्फॉर्मेशन आप तक होनी चाहिए। आप जब कहें आपके सीवी में एग्जिस्ट करता होगा, आपने डीबीए पढ़ा है, तो हो सकता है कोई आपसे पूछ ले, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी ज़रूरी है। चले मुझे ये बताएं, इस कोर्स में कितनी पुरानी बातें आपने सुनी और कितनी नई बातें सुनी? चला, तुम कुछ कहते कहते रुक गए हो। सर हमने एसिड प्रॉपर्टीज पहले पढ़ी हुई थी डीबीएमएस के अंदर, ठीक ठीक है, है, बाकी इसके अलावा बाकी चीजें जो है ना वो सारी नहीं सीखी हैं। ठीक हो गया। चलिए, अल्लाह करे आप लोगों ने सीख लिया। इसमें ना एक सबसे बड़ा इतराज जो कोर्स के एंड में आता है ना, वो ये आता है कि आपने ना हैंड्स ऑन नहीं किया। तो देखो यार, ये हैंड्स ऑन वाला जो काम है ना, ये वाला काम आप लोग एक दिन बैठ लोगे ना तो सर्वर कॉन्फ़िगर आप कर लो, लेकिन एक दिन का आपको जोर लगाना पड़ेगा। आपको हेल्प सारी की सारी गूगल हेल्प आपको दे देता है। जब भी कोई एरर आपके पास आता है ना, ORA-000196, आपने वो एरर कॉपी करके गूगल में लिखना होता है, वो आपको उसका सोल्यूशन भी बता देते हैं। तो इट विल टेक अ डे, आपको ये पता हो, आप ये हैंड्स ऑन कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट क्या है कि ये थ्योरी सारी है कि आप बेस किस चीज़ के ऊपर करता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता होगा तो आपको इसमें स्विच करना इतना मुश्किल नहीं होता। दूसरा, प्रोग्रामिंग की जॉब्स बहुत अच्छी हैं और बहुत ज़्यादा हैं, और आप में से ज़्यादातर को वही मिलनी है। लेकिन अगर किसी को डीबीए की जॉब मिलेगी तो है बड़े पैसों वाले। इनिशियली शायद 25,000 रुपये की नौकरी मिलेगी, लेकिन आज से 10 साल के बाद वो शायद उन सब लोगों से ज़्यादा पैसे ले रहा होगा जिन्होंने प्रोग्रामिंग का, जिनका फ्यूचर होगा प्रोग्रामिंग में। तो बड़ी महंगी और अच्छी जॉब्स इसकी लगती हैं। और जितने भी डीबीएस मैंने यहाँ पे देखे हैं, मैंने शायद पहले जिक्र किया हो ना, जहाँ जहाँ पे भी डीबीएस रिक्वायर्ड है ना, वहाँ पे 90% PUCIT के स्टूडेंट ही लगे हुए हैं। लेकिन वो 90% स्टूडेंट्स का मतलब भी ये होगा कि यहाँ पे कोई 50 लोग होंगे जो डीबीए की जॉब कर रहे होंगे, हज़ारों लोगों में से, लेकिन वो बड़े अच्छे और पैसों वाली जॉब कर रहे हैं। दूसरा, जिसने भी डीबीए की जॉब यहाँ पे स्टार्ट की है, 3 साल के बाद वो पाकिस्तान में नहीं रहा, उसे बाहर से इतनी अच्छी ऑफर आ जाती है, वो चला जाता है। सो आप में से अगर 100 लोग पढ़ रहे हैं तो शायद 1 या 2 डीबीए की जॉब करेंगे, लेकिन वो अच्छे पैसों वाली जॉब करेंगे। सो अच्छा सब्जेक्ट है, कमर्शियल सब्जेक्ट है, इसके एडवांटेज हैं, खपत है इसकी आगे, और अच्छे पैसों वाली खपत है। तो कोशिश करें कि इसका जितना सीखना था आपने सीख लिया, तो कोशिश करें इसमें आपका ग्रेड ज़्यादा बुरा ना हो। और अभी आप लोगों ने वो करना है, अल्लाह भला करे। पेपर देना है आप लोगों ने। पेपर मुश्किल नहीं बनाऊंगा, आसान होगा, लेकिन पढ़ा हुआ होगा तो करेगा। इसकी वजह ये इतना कुछ है कि थोड़ी सी रटा लगाया होगा तो ये चीज़ें याद रहेंगी, वरना मुश्किल हो जाएगी। कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप लोग? सर वो पेपर के अंदर यानी कि जो क्यूरीज हैं, जैसे हम ये डीबीए की लिखते हैं, ठीक है, तो वो वाले भी एमसीक्यूज वगैरह हो सकते हैं कि लॉजिकल होंगे सारे? अच्छा यार, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सका, तुम्हें दोबारा बतानी पड़ेगी। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि यानी कि पेपर के अंदर वो क्यूरीज जैसे हम डीबीए के लिखते हैं वो भी होंगी, या फिर सिर्फ लॉजिकली एमसीक्यूज होंगे? यार इसमें लॉजिकली मैं क्या पूछूंगा? फॉर एग्जांपल 9 केसेस हैं, मैं 9 केसेस में पूछूंगा ये वाला सिचुएशन है तो कौन सा केस इंप्लीमेंट होगा, ये नीचे वालों में से पढ़ के बता दो। उसमें लॉजिक क्या है? आपको याद होंगी तो बता दोगे, वरना नहीं बताओगे। ठीक है, मैं कहूँगा ये वाला सिनारियो है, ये वाला सिनारियो जो है ये कौन सी हैंड शेकिंग है, ये क्या नाम है, इनडायरेक्ट हैंड शेकिंग है कि डायरेक्ट हैंड शेकिंग है? तो आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा तो आपको बता देंगे, वरना नहीं बताएंगे। इसमें लॉजिक आपने कौन सी अप्लाई करनी? जी सर, वो एक मैंने आपको मेल भी की, कोई इसके वो मेरे मार्क्स नहीं लगे, तो मैंने आपको वो वीडियो और उसके अंदर टाइमिंग भी बता दी थी कि बेटा अभी टाइम हुआ है 2:35। आप लोगों ने 3 बजे तक, जब ये लेक्चर खत्म होगा 10 मिनट के बाद 2:45 पे हम इसे बंद कर देंगे, क्योंकि हमने और कोई काम तो करना नहीं। 2:45 से लेके 3 बजे तक जिस जिसका क्विज का मसला है, उसने मुझे पहले मेल की हुई है या नहीं मेल की हुई, मुझे इन 15 मिनट में मेल कर दे।
जो जो 15 मिनट में मेल कर देगा, जो नहीं मौजूद उनको भी बता दो कि वो 15 मिनट में मुझे मेल कर दे। मैं एक ही दफ़ा बैठूंगा, मेल करते हुए आपने बताना है किस क्विज में अपने नंबर लगाने हैं। उस क्विज वाले दिन आपने अपनी अटेंडेंस का सबूत साथ लगाना है और फिर मुझे मेल करनी है। चलें ये 3:30 तक कर दें, क्योंकि आपको ये ढूंढने में भी 15 मिनट लगेंगे। आप मुझे कहेंगे आप मैं आपके नंबर लगा दूं, मैं आपके नंबर नहीं लगाऊंगा। आप मुझे कहेंगे मैं आपके बिहाफ पे आपको उस दिन की अटेंडेंस में ढूंढ लूँ, मैं ये भी नहीं करूंगा। आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज देंगे जी 1:30 या हमारी क्लास होती थी सुबह 10 बजे, तो 10:40 में सर ये आपकी मेरी बात हुई थी, ये 10:40 वाला क्लिप अवेलेबल है। मैं उसको देखूंगा और आपका नंबर लगा दूंगा। अगर आप उस क्लिप, ऐसा कोई क्लिप मुझे नहीं भेज सकते, ऐसा कोई सबूत नहीं भेज सकते, तो मैं आपके नंबर नहीं लगाऊंगा। सो 3:30 तक सब लोग मुझे ये चीज़ भेज दें तो ये मैं कर लूँगा। सर एक कोई इसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, मुझे मेंशन उसके करो, मैं नंबर उसको भी नहीं वेरीफाई लगे करता हुए। हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग है कि नहीं, मैं उसको वेरीफाई कर लूँगा। सर क्विज 2 था शायद, बेटा जिसमें जिसकी आप रिकॉर्डिंग नहीं ना, आफ्टरनून में आपने क्विज किया था। जिसकी रिकॉर्डिंग नहीं और उसमें मैंने कुछ लोगों को गलती से मिस कर गया हूँ, तो उसको इस गलती का अल्लाह मुझे आखिरत में माफ करे और आपको आखिरत में अजर दे, उसका मैंने कुछ नहीं करना। नहीं सर, रिकॉर्डिंग उसकी अवेलेबल है। आप जल्दी चले गए थे, आपने कहा मीटिंग है, तो आपने सिर्फ 7 बच्चों से क्वेश्चन पूछा था, बाकी आपने कहा था सभी अपनी अटेंडेंस लगा दें, तो मैं उनको प्रेजेंट मार्क्स लगा दूंगा क्विज में सभी के। तो तो भेजो जिन उसको, 7 बच्चों से आपने क्वेश्चन पूछा था, सिर्फ वो मुझे भेज दें, मैं उसमें देख लेता हूँ कि आपने आप सिर्फ किस उन्हीं के जगह पे मार्क्स एग्जिस्ट लगाए करते हुए हैं। हैं बस। आपके प्रेजेंट वाले मार्क्स उस दिन के लग जाएंगे और उससे ज़्यादा वाले मार्क्स उन 7 के लगेंगे जिन्होंने आंसर किया। सर वो एवरेज मार्क्स आप कह रहे थे वो लगा कर देंगे आप? यस सर, आपने कहा था एवरेज मार्क्स लगा देंगे। कौन से क्विज है ये? सर क्विज 2 है, आपने जो उस दिन आप कह रहे क्विज थे 2 कि है, मीटिंग है, आफ्टरनून तो में आप था। अर्ली लीव कर गए क्विज थे। 2 के नंबर लगाए हुए मैंने? नहीं यस सर, सर, सिर्फ 7-8 बच्चों के लगाए हुए हैं। सर ओनली जिनसे आपने क्वेश्चन पूछा था उन्हीं के लगे हैं, बाकियों के नहीं लगे। अच्छा चलो, जी सर। ऐसा करते हैं कि मैं ना एक क्विज 5 ऐड करूंगा और उसमें 5 नंबर रखूंगा आपके और 5 सॉलिड ही दे दूंगा उसमें, ठीक है? तो वो 7 को एडवांटेज रह जाएगा, लेकिन आप लोगों को 5 नंबर सॉलिड के सॉलिड में ऐड कर दूंगा। अच्छा, कितने नंबर की अभी तक मार्किंग मैंने आप लोगों को दिखा दी? सर ऑलमोस्ट 25 तक, ऑलमोस्ट 25 तक। और हमारे सेशनल हैं कितने? 35 के 50 है सर। 35 के 25 के रहते हैं। मैं वो मिड्स और वो सारा ओवरऑल मिला के सर ये बात कर रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 25 तक की हमारी मार्किंग हो गई है। अच्छा ठीक हो गया। और हमारे पास अभी 25 मार्क्स ही रहते हैं सेशनल के। यस सर। ठीक हो गया। नहीं, मेरा ख्याल है सेशनल 35 के नहीं है। जी सर, ऑलमोस्ट। ठीक हो गया। तो अगर 25 के मैंने आपको दिखा दिए तो बाकी तो फिर आपके पास 10 नंबरों का सेशनल रह गया ना? यस सर, सेशनल 35 है, मिड्स के 15 मार्क्स और आगे 50 के फाइनल्स हैं। हाँ तो ठीक हो गया ना। तो अब ये जो 10 मार्क्स मेरे पास रह गए ना, मैं इसमें आपको पूरी फेवर दूंगा, ठीक है? और जो बाकी है ना कि एवरेज मैंने कहा था, वो एवरेज नहीं लगाए, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे कंपनसेट कर दूंगा, ठीक है? अगर मैंने किसी क्विज में किसी एक बच्चा मौजूद था और मैंने उसका नहीं लगाया तो वो मुझे अपना वीडियो रिकॉर्ड भेज दे तो मैं उसको लगा दूंगा। जो वीडियो रिकॉर्ड नहीं भेजेंगे मैं उनका नहीं लगाऊंगा। और ये टाइम है आप लोगों का आज शाम 6 बजे तक। शाम 6 बजे तक मुझे मेल करते, इसके बाद ना मेल कीजिए, ठीक हो गया? ठीक है सर, थैंक यू। सर एक चलें, कोई और क्वेश्चन बात था पूछने यानी वाली कि आप लोगों स्टडी की? से रिलेटेड। जी सर। सर हम यानी कि डेटाबेस के 2 मोड पढ़े हैं, एक आर्काइव एक नो आर्काइव। सर हम आर्काइव के अंदर तो रीडू लॉग फाइल की हिस्ट्री मेंटेन कर रहे होते हैं, लेकिन नो आर्काइव में नहीं कर रहे होते। जी जी। लेकिन नो आर्काइव के अंदर हमने रिकवरी के 2 मोड्स पढ़े हैं, विद रीडू लॉग फाइल्स एंड विदाउट रीडू लॉग फाइल्स। तो सर उसके अंदर हम विद रीडू लॉग फाइल से कैसे रिकवरी करें जब हम उसकी हिस्ट्री नहीं मेंटेन कर रहे? देखो, विद रीडू लॉग फाइल से जब हम बात करते हैं तो उसका सिर्फ एडवांटेज ये होता है कि हमें आर्काइव नंबर दोबारा 1 से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं होती। रीडू लॉग फाइल नंबर अगर 24 है तो अगला आर्काइव नंबर रीडू लॉग नंबर 25 हो जाएगा, 26। तो सिर्फ एक ही फर्क है कि उसमें हमें कैंसिल बेस्ड रिकवरी, विदाउट रीडू लॉग फाइल्स में हमें कैंसिल बेस्ड रिकवरी परफॉर्म करनी पड़ती है और लॉग सीक्वेंस नंबर 1 से स्टार्ट करना पड़ता है, रीस्टार्ट करना पड़ता है उसको। लेकिन दूसरे केस में हमें रीस्टार्ट करने की और कैंसिल बेस करने की ज़रूरत नहीं।
हम क्या करते हैं, उसी से आगे स्टार्ट कर देते हैं। दोनों केसेस में डाटा सिर्फ लास्ट बैकअप तक ही रिकवर होता है, बाद वाला डाटा दोनों केसेस में रिकवर नहीं होता। और सर वो एक और जो केस था जिसके अंदर हमने यानी कि वो कंप्लीट रिकवरी का, आई गेस उसके अंदर तो हमने वो बैकअप ही नहीं बनाया होता, विदाउट बैकअप के हम वो कर रहे होते हैं रिकवर, तो वो उसमें थोड़ी कंफ्यूजन है। वो डिस्क्रिप्शन उसकी अवेलेबल होती है देखो, हमारे जिसमें पास। हमने कहा था कि हमने कहा था जिसका बैकअप मौजूद नहीं है तो टेक्निकली उसका स्ट्रक्चर हमने कंट्रोल फाइल से उठा लेना है और उसकी जो डाटा है वो हमने आर्काइव फाइल से उठा लेना है, क्योंकि आर्काइव इज अ क्वेश्चन बिटवीन टू बैकअप्स। तो हमने उसमें यही वाली कंडीशन ली थी कि पहले बैकअप के बाद लास्ट बैकअप के बाद वो फाइल बनी और नेक्स्ट बैकअप से पहले वो ड्रॉप हो गई है, लेकिन उसका डाटा आर्काइव में तो पड़ा है, तो वो सारा डाटा आर्काइव से उठा लेंगे और स्ट्रक्चर कहाँ से उठा लेंगे, कंट्रोल फाइल से। फ़र्क क्या था, वहाँ पे हमने रीस्टोर नहीं करना, उसको रिक्रिएट करना, ये फ़र्क था। जो आखिरी केस है, चौथा केस आर्काइव मोड का, इसको एक दफ़ा फिर पढ़ लें, इसमें कोई प्रॉब्लम हुई मेल में मैं आपको इसका आंसर दोबारा भेज दूँ। सर एक क्विज वन स्टार्ट में हमने सबमिट करवाया था, उसके भी नहीं लगे अभी तक। हो सकता है उसके मार्क्स में ऐड ही ना करूं, क्योंकि अगर मैं उसके मार्क्स भी ऐड करूंगा तो आप लोगों का एग्रीगेट वैसे बड़ा नीचे चला जाएगा। ओके सर। जो आप लोगों की कोशिश है ना, वो मैंने देख ली है, वो 70% से ऊपर किसी ने नहीं जाना। तो अब थोड़े से कोशिश करके मैं आपको 80 तक ले जाने की कोशिश करूंगा। तो अब और सेक्शनल के मार्क्स में सेंटर ना करो सर। वो जी वो CMS वगैरह भी मैंने खोल के देखा, तो जो आपने जो ग्रेडिंग की है ना, वो 15 मार्क्स तो मिड के हो गए और सेशनल के अभी तक ना सिर्फ 10 ही हुए हैं, तो ऑलमोस्ट ज्यादा मार्क्स के अभी बहुत कम मार्क्स आपने मतलब कि लगाए हुए हैं। सेशनल कम में से लगाया, 35 में से टोटल आपने 10 में से समझने लगाए हुए हैं अभी, बाकी पड़े हैं 25 शायद। और यार मैंने एक उसका वेरिएबल चेंज करना है तो उसकी वेटेज ज्यादा हो जाएगी, उसकी टेंशन ना लें आप, ये छोड़ दें। सर उसकी वेटेज ज्यादा ना करें आप, कर दें लगे जो आप कह रहे थे। वो जो मैंने करना होगा ना वो मैं कर लूंगा, आप वो मुझे ना परेशान हो आप लोग बिल्कुल भी, ठीक है। जब आप लोग 2-2 साल के थे ना, मैं तब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो ये परेशानी आपने नहीं लेनी, ये परेशानी मैंने लेनी है कि मैंने आप लोगों का क्या करना है। तो आप बस मुझे ये ना बताएं कि मैंने कौन से मार्क्स एंटर करने हैं और कौन से नहीं करने। जो नहीं कर रहा वो ना करवाएं एंटर मेरे से। ओके सर, ठीक है जैसे आप चाहें सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। चले ठीक है, आप लोग अब मेहनत कर लें, आखिरी 10 दिन है, कोशिश करें इसमें आप लोग ग्रेड्स अच्छे ले सकते हैं और पैंडेमिक का एटलीस्ट एक फ़ायदा करेंगे, ग्रेड्स आपके ज़्यादा कम ना हो। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट सेमेस्टर से फेस टू फेस क्लासेस होंगे, तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप लोग। सर कब से फेस टू फेस क्लासेस सबकी खुलेंगी कि सेमेस्टर वाइज खुलेंगे, ये जरा यार अभी कोई पता नहीं, जो गवर्नमेंट ने कहना है एज इट इज़ हमने फॉलो करना है, हमारे पास इसकी ऑप्शन कोई नहीं। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप लोगों का। होपफुली कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिला होगा, और फेस टू फेस होता तो बहुत अच्छा रहता आप लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस, लेकिन ऑनलाइन भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा आप लोगों के साथ। तो गुड लक फॉर योर फ्यूचर जनाब, आप सब लोग एफर्ट करें, इंशाल्लाह फिर आपसे कभी ना कभी मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू सर।